2025 का बजट has been released by the government of India. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है बजट बाय डॉक्टर यूपीएससी को, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 चीजों पे फोकस है। यूपीएससी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन यूथ, हाउ वी कैन डू दैट। और सरकार क्या बोलती है, जीएम क्रॉप क्या होता है, क्या मतलब इसका, उड़ान स्कीम, एसेट मॉनिटाइजेशन प्लान, पहला जीन बैंक कहाँ पढ़ूं मैं, ये आपके गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। मैंने केसीसी का आपको स्टैटिक बताया, मैंने कॉटन का सारा स्टैटिक आपको यहाँ पे कराया, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है सारा। टूरिज्म पे फोकस करेंगे, देखो अपना देश, ये सब हो गया आपके पास। पहला जीन बैंक कहाँ पे एग्जिस्टिंग, भारत ट्रेड नेट क्या है, नाफेड इंडिया का 5th एएफआई है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक का टैक्स कम कर दिया। लास्ट में 2 पेज के अंदर में पूरे का समरी दे दूंगा। बहुत मेहनत लगी है, कल रात भर आई कुड नॉट स्लीप, पूरा एंड टू एंड बनाया है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं बजट में। आपको 2025 का बजट हैज बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट हमारे यूपीएससी एग्जाम 2025 के प्रीलिम्स के लिए ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या सवाल बन सकते हैं, क्या चीज हमको स्टैटिक का लिंक करना है इसमें, ये सारी चीज वी आर गोइंग टू डू इन दिस समरी ऑफ बजट बाय डॉक्टर यूपीएससी। प्लीज एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको चाहिए बजट पे 2 4 5 घंटे का लेक्चर और चाहते हो कि दुनिया भर की चीजें पढ़े बट एग्जाम रेलेवेंट ना हो, तो प्लीज वीडियो को बंद कर दो, डोंट वॉच इट। बट इफ यू वांट कि आधे घंटे 40 मिनट में यू गेट द समरी ऑफ ऑल बजट, पूरे आपको उसका हाईलाइट मिल जाए और वही चीज पड़ जाए आपको जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल द स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हुआ है, स्टैटिक का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, वो सारी चीज मैं डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। तो दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जाम का क्वेश्चंस, नॉट गिविंग यू द आइडिया कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो सब तो 50 वीडियो मिल जाएंगे आपको। बट इफ यू वांट अ क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, दिस इज इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सरकार का 4 चीजों पे फोकस है। यूथ, यूथ, गरीब, नारी, अन्नदाता। अन्नदाता मतलब फार्मर्स, गरीब पॉवर्टी, एंड नारी मतलब वेमेन, एंड यूथ मतलब कि हमारा युवा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इससे कनेक्टेड यूपीएससी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वो देखो ध्यान से। तो एक्चुअली होता क्या है, गरीब का मतलब क्यों है, क्योंकि हमको करना है पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमको क्या करना है, हमारे पास है एसडीजी गोल्स। उसको करने के लिए पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हमने पढ़ा है यूपीएससी के आपके जीएस 3 के सिलेबस में भी है। इसलिए हमको करना है, अगर इसको कम किया तो बहुत सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। यूथ को क्यों करना है भाई, क्योंकि यूथ से हमारा क्या है, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम है, ये हमको अचीव करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो हमें क्या होगा, हमारा जो पॉपुलेशन है वो एसेट की जगह हमारी लायबिलिटी बन जाएगा, हमें कुछ रिटर्न नहीं देगा, हमें डिविडेंड नहीं देगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन यूथ। हाउ वी कैन डू दैट, बाय गिविंग देम स्किल्स, बाय गिविंग देम एजुकेशन, बाय गिविंग गिविंग देम गुड हेल्थ, एंड दैट्स हाउ यू विल डू दैट। ठीक है। अच्छा, नारी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक। अन्नदाता मतलब बेसिकली हमारे फार्मर्स, हमारे किसान। और देश का एक चीज था हमारा, एक टैगलाइन हम यूज करते हैं यूपीएससी में, डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये वो चीज है। इससे होगा क्या कि फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, हंगर कम होगा, एंड ऑल इन ऑल। तो ये सबसे पूरी देश का खाना ये बनाता है, एंड दैट इज व्हाई ये दीज आर द इंपॉर्टेंट। इसलिए इन 4 सेक्टर पर सरकार का यहाँ पे अभी फोकस है। इसके अलावा और सरकार क्या बोलती है, सरकार ने कुछ स्कीम्स रिलीज किए हैं और कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, ये हमने बनाया अपने साइड से, उससे निकाल के आपके बजट के समरी से निकाल के। कुछ फार्मर को लेके स्कीम है। पहला केसीसी स्कीम ऑलरेडी है, ये हाई यील्डिंग सीड्स ऑलरेडी है, पल्सेस ऑलरेडी है, उस पे और इसने बूस्ट करा है कुछ चीजों को। ठीक है, मखाना बोर्ड बना दिया बिहार में, कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए बूस्ट किया। तो हमको क्या पढ़ना है इसके लिए, हम इसको केसीसी को, हाई यील्ड सीड्स को, पल्सेस के बारे में, मखाना के बारे में स्टैटिक चीजें, कॉटन के बारे में स्टैटिक, भाई किस तरह का क्रॉप होता है, खारिफ होता है, रबी होता है, क्या सॉइल चाहिए, जीएम क्रॉप क्या होता है, कौन सा जीएम बीटी कॉटन क्या होता है, कौन सा बीटी कॉटन कभी कमर्शियली है कि नहीं है, हाउ मच 95% बीटी कॉटन आपका, ये सारी चीजें हमको यहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। आगे और देखते हैं हमने और क्या किया। हमने जल जीवन मिशन लाए, ऑलरेडी पहले का मिशन है, इस पे सरकार ने और इसको क्या करा, और ज्यादा इस पे एम्फसाइज कर रही है। देन वन मोर थिंग इज स्वामी फंड। स्वामी फंड पहले भी था, अभी फिर से आया है। क्या मतलब इसका, मान लो जैसे कि जो हाउसेस होते हैं ना हमारे पास, जैसे मान लो कि आपने कोई बन रहा है प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का, आपने उसमें एक फ्लैट बुक कर दिया, बट किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, पैसे की वजह से या कंप्लाइंस किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। नाउ इन दैट केस आप तो जिस जगह पे रेंट पे रह रहे हो, मान लो तो मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ और मैंने कहीं फ्लैट लिया हुआ है, खरीदा मैंने, मुश्किल से पाई-पाई जोड़ के खरीदा, ईएमआई भरना है। अब मैं इसको ईएमआई भर रहा हूँ, यहाँ का रेंट नहीं भर रहा हूँ, तो ये आम आदमी पिस रहा था, एंड दैट्स व्हाई सरकार ने ये बजट आम आदमी के लिए बनाया। एंड दैट्स व्हाई वो बोलती है कि ऐसे कंपनीज़ जो कि रियल एस्टेट वाली कंपनीज़ हैं, जो स्ट्रेस फेस कर रही हैं, उसको ये क्या करेगी, बूस्ट देगी, एंड दैट्स हाउ द स्टॉल्ड हाउसेस विल बी कंप्लीटेड, एंड लोगों को अपना घर मिल जाएगा। ये हमारी चीज़ हो गई। उड़ान स्कीम, अभी अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, आई थिंक सरफेरा करके, समव्हाट टॉक्ड अबाउट दिस उड़ान स्कीम। मतलब उड़े देश का आम नागरिक कि हर इंसान के लिए अफोर्डेबल कनेक्टिविटी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी। एक तो पहला रीजनल कनेक्टिविटी कि भाई कि तुम पटना से काशी चले जाओ, पटना से लखनऊ चले जाओ,
ऐसे छोटे-छोटे से एयरपोर्ट से चले जाओ, ठीक है? इसके बाद दूसरी चीज़ क्या कि रीजनल कनेक्टिविटी हो गई, तीसरी चीज़ कि आपके पास अफोर्डेबिलिटी हो, ऐसा ना भाई ₹10,000 का टिकट है, 2,000, 3,000, 4,000 का टिकट हो जाए, अफोर्डेबल कि एक आम आदमी भी, देश का आम नागरिक भी उड़ सके। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान कि एसेट को मोनेटाइज़ करना मतलब क्या, जैसे मान लो मैं रेलवे स्टेशन का आया, ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। मैंने उस पे क्या कर दिया, मैंने उस पे कुछ-कुछ दे दिया, उसमें इसको मोनेटाइज़ कर दिया, मतलब उसे पैसे का सोर्स ले आया, क्योंकि स्टैटिक पड़ा हुआ था, उसको मैंने मोनेटाइज़ कर दिया। दैट्स व्हाट आई डिड, ओके। और बात जीन बैंक का मतलब बेसिकली क्या है, ये देखो लिखा हुआ है, द सेकंड जीन बैंक टू बी सेट अप। आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि पहला जीन बैंक कहाँ पढ़ूँ मैं पढ़ाऊँगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। जल जीवन मिशन आपने पढ़ लिया, अब आप लोग क्या करोगे, ये सब देखोगे और देख के छोड़ दोगे। लेकिन ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है कि आपको उसके एक स्टेप आगे जाके बताना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें केसीसी लिखा है, मैंने केसीसी का आपको स्टैटिक बताया। इसमें हाई यील्डिंग सीट्स लिखी है, मैंने हाई यील्डिंग सीट्स का सारा आपको स्टैटिक बताया। कॉटन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कॉटन का सारा स्टैटिक आपको यहाँ पे कराया, ठीक है? उसके बाद मखाना है यहाँ पे, मखाना बोर्ड सेटअप हो रहा है बिहार में, ये मखाना यहाँ पे कराया। क्यों कराया? क्योंकि मखाना बोर्ड अगर न्यूज़ में आ रहा है, कॉफ़ी बोर्ड पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, टी बोर्ड पे पूछ चुकी है, तो हो सकता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट एरिया फॉर यूपीएससी। इसलिए मखाना के बारे में सारी चीज़ें, मखाना मिलता कहाँ पे है, क्या उसकी वैराइटीज़ हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारा कुछ बात करेंगे, टॉक अबाउट इट। आगे बात करते हैं, जहाँ मैंने बोला आपको एसेट मोनेटाइज़ेशन, उसके बारे में देख लेंगे भाई क्या चीज़ है, क्या नहीं है। फिर आपका यहाँ पे है, सरकार बोलती है कि टूरिज़्म पे फ़ोकस करेंगे, टूरिज़्म के बारे में सारी चीज़ देख लेंगे, कितना परसेंट जीडीपी को शेयर करता है, क्या नहीं है। अदर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट लाइक प्रसाद स्कीम, स्वदेश देखो, ठीक है? देखो अपना देश, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन जो मैंने दिखाया आपको जल जीवन मिशन, ये वो जल जीवन मिशन देखोगे यहाँ पे। दिस इज़ द जल जीवन मिशन, उसके बारे में स्टैटिक चीज़ें हैं। देन उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। टॉमी फंड बताया जो आपको रियल एस्टेट वाला, वो ये चीज़ है, ठीक है? ये सब हो गया आपके पास। और बात करते हैं जीन बैंक जो मैंने बताया आपको, वो जीन बैंक देखो यहाँ पे जीन बैंक है, उसके बारे में। पहला जीन बैंक कहाँ पे एक्जिस्टिंग, पहला एक जीन बैंक है, आपके दिल्ली में है, ठीक है? अब बात करते हैं। भारत ट्रेड नेट, यहाँ पे क्या हुआ कि भारत ट्रेड नेट क्या है? उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे क्या चीज़ें हैं। और आगे बात करते हैं। नाफेड, नेशनल नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिस इज़ व्हाट इज़, इसके बारे में स्टैटिक चीज़ें हैं। ये इंडिया का 5th एएफआई है, एआईएफआई है। अपार्ट फ्रॉम नाबार्ड, एक्सिम, सिडबी, ठीक है? ये उसके अलावा इंडिया का 5वां ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? देख रहे हो ये सारी चीज़ें? अब बाकी सरकार का टैक्स प्रपोज़ल है, सबसे इम्पोर्टेंट एक दिख रहा है क्या चीज़? हर जगह न्यूज़ में कि सरकार ने 12 लाख रुपए तक का टैक्स कम कर दिया है। 12 लाख रुपए तक में सरकार कह रही है कि कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है? अब इसमें समझना क्या है कि भाई टैक्स नहीं लोगे, तो स्लैब क्यों दिया हुआ है, ये हम समझेंगे यहाँ पे, ओके? ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद और आगे बात करते हैं हम लोग। विल टॉक अबाउट ये सारी चीज़ें तो हर साल आता है, जो ट्रेंड वगैरह है। कुछ आइटम दिखा दूँगा मैं। ये हमारा, मैं आपको फिर लास्ट में 2 पेज के अंदर में पूरे का समरी दे दूँगा। पूरे एक चीज़ का समरी 2 पेज में दे दूँगा आपको मैं निकाल के। दिस इज़ द एंटायर समरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? ये पूरा आपको जो लिखवाया था मैंने, 2 पेज में पूरी समरी है, ठीक है? समराइज़ कर दिया इसको हमने एंड बहुत मेहनत लगी है। कल रात भर आई कुड नॉट स्लीप, कल मैं रात को 8 बजे बैठा हूँ एंड सुबह 6 बजे उठा हूँ एंड पूरा एंड टू एंड बनाया है। बहुत मेहनत से बनाया है एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू फॉर द बजट। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बजट में आपको, ओके? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है? देखा ना ये चीज़? मतलब मुझे कॉटन के बारे में पढ़ना, सरकार का फ़ोकस कॉटन पे। अच्छा, एक और हाइलाइट ले लो मेरे से। सरकार कॉटन में फ़ोकस कर रही है, सरकार पल्सेस पे फ़ोकस कर रही है। सरकार इज़ आल्सो फ़ोकसिंग ऑन मखाना, मखाना बोर्ड बना रही है। सरकार इज़ फ़ोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट, सरकार इज़ फ़ोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, उड़ान स्कीम, जल जीवन मिशन, ये सब पे फ़ोकस कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार ने टैक्सेस भी चेंज करे हैं, ठीक है? एक नया टैक्स बिल भी लाने को बात चल रही है हमारी, कि जो टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करेगी, स्लैब को कम किया है, उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ समझ लोगे। स्पेशल फोकस इज़ ऑन बिहार। कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि बिहार को इतना सब कुछ क्यों दिया जा रहा है? जैसे बिहार के लिए एक तो मखाना बोर्ड बनाया और बिहार को और भी कुछ इंसेंटिव दिया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ क्या दी कि बिहार के लिए कुछ ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट्स भी अनाउंस किए इन्होंने, ठीक है? मतलब कि एयरपोर्ट्स ऐसे जो कि बन रहे हैं वहाँ पे, नए-नए छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स बनाने की बात चली है बिहार को। तो इतना सब बिहार को क्यों दिया जा रहा है? ये सारी चीज़ें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि शशि थरूर ने बोला कि यार ये सब पॉलिटिकल मोटिव्स हैं कि अभी जैसे कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें क्या हुआ कि नीतीश कुमार हैज़ सपोर्टेड द मोदी गवर्नमेंट। तो उसको लेके था कि भाई पॉलिटिकल फेवर के लिए है एंड अपकमिंग इलेक्शन के लिए भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हमारे लिए सब किसी काम का नहीं है। हमारे लिए सिर्फ़ काम का भाई सवाल कहाँ से बनेंगे, ठीक है? कोई कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल में हमारा काम ही नहीं है यार। वी ओनली हैव टू टॉक अबाउट कि कहाँ से सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में। समझ में आई बात? चलो स्टार्ट करते हैं पहले-पहले करके, ठीक है? स्टार्ट करें?
अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्यों फोकस करना है भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर सारी चीज शुरुआत एग्रीकल्चर से होती है, खाना खाना एग्रीकल्चर से, किसान आएगा एग्रीकल्चर से, तो यहाँ को तो फोकस करना ही है भाई। 50% हमारा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, तो इसको फोकस करना है, तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एमएसएमई में क्यों करना है भाई, क्योंकि एमएसएमई इज द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द कंट्री। वाई? बिकॉज एमएसएमई में आपका इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पे, सारे लोग वहां पे काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एंड दैट इज हाउ तो पूरा इकोनॉमी का वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ चलेगा, एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो जाएगा आपका। इसलिए आपको एमएसएमई फोकस करना है भाई। इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। बताऊं कैसे कनेक्टेड है? ध्यान सुनना मेरी बात। मैं अगर आपको बोलता हूं कि एमएसएमई को मैंने बूस्ट कर दिया, जैसे आपने एमएसएमई को बूस्ट किया तो क्या यहाँ पे इंप्लॉयमेंट जनरेशन हुआ? यस। जैसे इंप्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इसका मतलब लोगों के पास पैसे आ गए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। अब उसके बाद लोगों ने क्या करा, कुछ पैसे को खर्च किया, कुछ पैसे बच गए, ज्यादा पैसे आए थे तो सेविंग कर दिया। सेविंग करके डाला कहाँ पे? बैंक में डाला। बैंक ने इसी पैसे को दे दिया कॉर्पोरेट को, कंपनी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। उन्होंने इसी पैसे से क्या करा, कैपिटल गुड खरीदा, मतलब मशीनरी वगैरह खरीदी, और उससे क्या करा, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपका क्या हो गया, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट आप करने लगे उसको। दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। अगर आपको एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, आपको एमएसएमई में भी काम करना पड़ेगा। विदाउट एमएसएमई एक्सपोर्ट बूस्ट करना इज नॉट पॉसिबल इन दैट स्किल। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, चलो एक मिनट गाइस, चलो आगे बढ़े। ये सब तो भाई समझने वाली, वही इसी को लिख दिया है बस, कुछ खास बात नहीं है। अब यहाँ समझो, पहली चीज एग्जाम के लिए केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, यूपीएससी ने आई थिंक 2020 या 21 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछा हुआ है केसीसी के ऊपर। किसान क्रेडिट कार्ड, ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है इसमें, मतलब कि अब भाई शॉर्ट टर्म क्रेडिट देगा तुमको, एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल के लिए देगा आपको। आपको ना वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है कि आज लाया, फसल में डाला आपने फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ डाली वर्किंग के लिए। ऐसा नहीं कि आप ले आ रहे हो ट्रैक्टर, थ्रेशर 25 लाख रुपए का, तुम 25 लाख रुपए का थ्रेशर लेके आ रहे हो, ठीक है? तो तुम शॉर्ट टर्म कहाँ लोन हुआ? इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किसान को ऐसे हार्वेस्टर खरीदने के लिए पैसे देगी कि नहीं? एक ऑप्शन में वो भी था। कॉमन सेंस से काट सकते हो कि शॉर्ट टर्म अगर स्कीम है, तो शॉर्ट टर्म स्कीम 20 लाख, 25 लाख का जो भी लोन तुम तोड़ोगे, तो शॉर्ट टर्म तो कभी नहीं होगा। दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, हेवी गुड्स के लिए, हेवी मशीनरी के लिए नहीं होता। ध्यान रख लोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, के लिए नहीं होता, ठीक है? अब आते हैं एचवाईवी सीड पे, इसको बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इसी सीड की वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है? अब सवाल एक आता है दिमाग में आपके, आपने सुना होगा जीएम क्रॉप्स, आपने सुना होगा एचवाईवी सीड्स। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि दोनों सेम चीज़ नहीं है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में क्या होता है कि आप सिर्फ ना हाइब्रिड करते हो उसको, उसमें इसका फीचर, उसमें हाइब्रिड किया। इसमें क्या करा आपने, उसमें क्रॉस हाइब्रिडेशन करते हो, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो। इट इज समथिंग डिफरेंट, जीएम क्रॉप इज डिफरेंट, इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हो, मतलब कि किसी दूसरे एनिमल का जीन लाके आप डालते हो। इसको बोलते हैं ट्रांस जीन को एंटर करना, मतलब कि किसी और एनिमल का उठा के जीन आपने इसमें एंटर कर दिया है, एंड इसमें ऐसा नहीं करा है आपने, ठीक है? सेम स्पीशी है, इसमें स्पीशी अलग है, ठीक है? जैसे एग्जांपल देता हूँ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में क्या किया हमने कि कॉटन में हमने एक बैक्टीरिया का जीन डाला है, दोनों स्पीशी तो अलग है, तो इसलिए हमने ट्रांस जीन डाला है, जीन ही अलग डाला है। समझ गए इस बात को? अच्छा, अब आपसे पूछ ले एग्जाम में कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें जीएम क्रॉप ने रोल प्ले किया था कि हाई वैरायटी सीड्स ने किया था, एचवाईवी सीड्स ने किया था, ठीक है? दीज़ आर द सीड्स जिसको क्या क्यों करते हैं इसको, क्योंकि यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है? तो वो चीज़ होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उससे, ठीक है? जीएम क्रॉप्स इन्वॉल्व्स कंप्लीट जीन ट्रांसफर एंड एचआईवी डू नॉट, क्योंकि भाई किसी और का जीन निकाल के आपने ट्रांसफर किया है, इसमें वैसा कोई सीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखो एक बात यहाँ पे। अब कॉटन के बारे में बात करते हैं। कॉटन के बारे में बात करूँ, कपास के बारे में। ध्यान से मेरी बात सुनना, कपास के बारे में जब मैं बात करता हूँ आपसे, ये मेरा इंडिया इंडिया के किस रीजन में सबसे ज़्यादा कपास होता है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ योर गुजरात, फॉलोड बाय योर महाराष्ट्र, ठीक है? सबसे ज़्यादा कौन है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र। यहाँ पे क्यों हो रहा है? बिकॉज़ यहाँ पे एक तरह की सॉइल मिलती है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ अ ब्लैक सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल इज़ वेरी, वेरी सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। व्हाई? बिकॉज़ ब्लैक सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इज़ मॉडरेट, मतलब कि कॉटन को ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम पानी चाहिए। इसीलिए व्हाट हैपेंस इज़ दैट यहाँ पे कि ब्लैक सॉइल इज़, इसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ये एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना है आपको। समझ आई बात? दैट इज़ व्हाट इट इज़। इतनी बात दिमाग में रख ली? अच्छा, अब मुझे आप बताओ, इस कॉटन की बात करेंगे हम करेंगे, तो इंडिया क्या दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का? येस। तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ध्यान रखोगे फैक्ट, ठीक है? सेकंड चीज़ ध्यान रखना, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि जीएम क्रॉप जो होता है, क्या जीएम क्रॉप यूज़ करते हैं? यस। तो कॉटन में एक नाम का जीएम क्रॉप है, उसको बोलते हैं हम बीटी कॉटन। ये क्यों यूज़ करते हैं, मैं इसकी कहानी आपको समझाता हूँ 2 मिनट। इसका नाम है बीटी कॉटन।
और मैं बता दूं आपको कि इंडिया में 95% जो कॉटन होता है वो बीटी कॉटन ही होता है। ठीक है, अब समझो क्यों ऐसा है। एक्चुअली हुआ कि कॉटन के क्रॉप में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम हुआ कि एक था कीड़ा, उसको कहते हैं पिंक बॉलवर्म। बॉलवर्म नाम का कीड़ा था। अब उसने क्या हुआ, बॉलवर्म क्या करता था, कॉटन को खा जाता था। कॉटन की फसल यूज्ड टू ईट इट। उसको क्या किया, क्या करे भाई, तो लोगों ने देखा कि क्या हुआ कि एक दिन वो मरा पड़ा हुआ दिखा उनको। इस सॉइल में बहुत सारे वो मरे मरे हुए थे। मरे हुए थे, इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि क्यों मर गए, तो पता लगा कि उसमें ना एक बैक्टीरिया मिला उसके अंदर में। दैट बैक्टीरिया इज फाउंड इन द सॉइल व्हिच इज कॉल्ड एज़ द बैसिलियस थैलेंजाइसिस, उसी का नाम है बीटी। ठीक है? तो हमने क्या करा, उस बैक्टीरिया का जीन निकाला और कॉटन में एंटर कर दिया। देखो 2 अलग-अलग स्पीशी का जीन इसमें हमने क्या करा, डाल दिया। एंड दैट्स व्हाई अब वो चीज़ अगर कॉटन में डाल दें हम, जब वो खाने आएगा मर जाएगा, इसलिए खाने ही नहीं आएगा। एंड दैट इज़ व्हाई दे आर सेविंग दैट। बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट विद टाइम एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉलवर्म आया, उसको बोलते हैं पिंक बॉलवर्म। उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली इसके अगेंस्ट, क्योंकि बार-बार आते-आते वो इवॉल्व कर गया। एंड दैट्स हाउ द न्यू प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ओवर हियर। ठीक है? अभी के लिए समझ गए बात? 95% बीटी कॉटन यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। आपको लगेगा देख के यार ऐसा थोड़ी होगा एग्ज़ाम में, बट इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है? ये बात देख ली, अब देख लो कुछ चीज़ें। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर गुजरात, ठीक है? अच्छा, इसके लिए आपको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए और ये सब खरीफ क्रॉप, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम बोल देगा राबी क्रॉप है, बोलोगे नहीं खरीफ क्रॉप है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ध्यान रखना ये सारे फैक्ट दिमाग रखना आप एक बार। अब मखाना के बारे में अगर बात कर लेते हैं। क्या हुआ है कि बिहार में मखाना बोर्ड को सेटअप करने की बात चली, अभी सेटअप किया नहीं है। अब समझ लो कि मखाना का क्या सिस्टम है। मखाना के बारे में आपसे बात करूँ तो मखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मखाना को के बारे में स्पेशल वीडियो बना दूँगा आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको। मखाना जो होता है वो वाटरलॉग सॉइल में बनता है। किसमें बनता है? वाटरलॉग। मतलब कि बेसिकली क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। मतलब आप इसको सीरियल नहीं बोल सकते। आप बोलोगे सीरियल क्या होता है? सीरियल मीन्स ग्रास। ग्रास लाइक व्हीट, राइस, ये पैडी, ये सब ग्रासेस निकलते हैं, उसका सीड निकालते हैं हम लोग। ये प्लांट है पूरा का पूरा। ये डिफरेंस होता है सीरियल और इसमें। समझ गए इस बात को? अच्छा, मखाना के बारे में और बात करूँ तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग कहाँ से मिला हुआ है? ये बिहार के मिथिला रीजन से मिला हुआ है। ठीक है? मिथिला बिहार रीजन में। आपको बता दूँ मैं कि इन 85% जो हम लोग उगाते हैं ना मखाना, वो इसी रीजन में उगा रहे हैं। एक और बात कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मखाना का। #1 अगेन इन मखाना एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल। समझ गए? दैट्स व्हाट इट इज़। इसको हमेशा भीगा-भीगा वाटरलॉग्ड सॉइल चाहिए। पानी के अंदर में होता है। डीप वाटर नहीं, शैलो वाटर, लाइक तालाब-वालाब में होता है ये। समझ गए? दैट्स इट, खत्म। ठीक? 1-2 बातें और हैं, बाद में दिखा दूँगा मैं आपको। एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर मैं। डोंट वरी अबाउट इट। स्पेशल वीडियो बना दूँगा इसके बारे में। ठीक है? अब ये सब ऊपर-ऊपर से देख लो यार। देखो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास पड़ा हुआ एसेट था, उसको आपने आपका एसेट रिटर्न नहीं दे रहा था, इसलिए आपने एसेट को मोनेटाइज़ कर दिया। दैट्स व्हाट इट इज़, ठीक है? अच्छा, टूरिज़्म पे फोकस सरकार का है, क्यों है? बिकॉज़ टूरिज़्म इज़ अ थिंग। अभी जैसे कुंभ हुआ, कुंभ में टूरिज़्म पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, बहुत टूरिस्ट आए वहाँ पे। उसके अलावा फिर एक्सपेक्टेड है कि इतना इन्वेस्टमेंट किया तो अगले साल के लिए, अगले बार-बार वहाँ पे टूरिस्ट आएँगे एंड दैट इज़ अ टूरिज़्म बेस्ड वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हमने राम मंदिर बनाया, वहाँ पे टूरिज़्म का भी फोकस होगा। उसके अलावा द्वारका में these are the places where the people come for spiritualism, right? And that is why we are focusing on the spiritual tourism. इंडिया का स्ट्रेंथ है हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। दैट्स व्हाट इट इज। हमारे यहाँ कतर और दुबई क्या करते हैं, वो बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। पैसा है उनके पास, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास धरोहर है, हेरिटेज है, इसलिए हमको उसको लेवरेज करना चाहिए। मैं इसके आंसर में लिख के आना है इस चीज को, ठीक है? अब आते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम। इंडिया के पास पूछ लेगा कौन सी स्कीम टूरिज्म के बारे में है। प्रसाद स्कीम एग्जिस्टिंग स्कीम है, ठीक है? पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म नाम ही है इसका, प्रसाद स्कीम का। एंड स्वदेश दर्शन स्कीम, अपना देश देखो देखो अपना देश सॉरी, वो चीज़ हो गई है हमारे पास। ध्यान रखोगे ये चीज़ें, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। उड़ान स्कीम पूछ लेगा किस चीज़ के लिए यूपीएससी में, तो क्या बोलोगे? उड़ान स्कीम फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है? अच्छा, स्वामी फंड पूछ लेगा, आप सिंपल सी बात पूछेगा एग्ज़ाम में, स्वामी फंड किस चीज़ के लिए, क्या है भई? तो आप बोलोगे कि स्टक्ड हाउसिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, जिनको अटक जाते हैं, उनको रिवाइव करने के लिए ये स्कीम है, उनको पैसा देगी ताकि लोगों को घर मिले। इट इज़ बेसिकली बिल्ट फॉर द मिडल क्लास, क्योंकि मिडल क्लास बेचारा रेंट भी दे रहा है, ईएमआई भी दे रहा है, उसको घर भी नहीं मिल रहा है, तो बेचारे की इनकम भी लिमिटेड है। एंड दैट्स हाउ दिस बजट इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द मिडल क्लास स्टेट एज़ इन बिहार एंड ऑल सेक्टर्स लाइक अच्छा बजट है। मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा बजट है। अब बाकी जो एक्सपर्ट जो आगे बोले, अब अपोज़िशन जो बोले, बोले, अपने अकॉर्डिंग तो हमारे लिए बैलेंस्ड है भाई, अच्छा बजट है, बैलेंस दिख रहा है। टैक्स स्लैब भी कम किया, इट इज़ अ गुड मूव। हालाँकि ये फिस्कल बर्डन देगा सरकार को, क्योंकि अब खुद ही बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का लॉस होगा, ऑब्वियसली होना ही है, बट स्टिल इट्स अ गुड मूव फॉर द मिडल क्लास। अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम लोग यहाँ प्रेडिक्शन करने नहीं बैठे हैं, एक्सपर्ट्स को करने दो, हमारा काम सवाल लगाना है। आई कम बैक टू हियर, ठीक है?
चलो जीन बैंक खोला हमने। जीन बैंक मतलब क्या है भाई, वहाँ पे जीन स्टोर करते हैं, लाइक सीड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, जर्मोप्लाज़्म बोलते हैं उसको बेसिकली। मतलब कि जो भी मान लें किसी प्लांट का कोई सीड हो गया, उस सीड का हम जीन वगैरह स्टोर करते हैं उसमें, ठीक है? हमारे पास जीन बैंक जो आज है, एक्जिस्टिंग है, नेशनल जीन बैंक 1996 में ही बना लिया था हमने। ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में। तो इंडिया में एक था, दूसरा अभी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? कहाँ बना रहे हैं बात नहीं हुई है, सेटअप करना है इसकी बात हुई है। भारत ट्रेड नेट इस लिटिल इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज भारत ट्रेड नेट, तो आप प्लीज ध्यान रखोगे इस बात को। भारत ट्रेड नेट इज नथिंग बट कि हमको क्या करना है ना, एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से सारा डॉक्यूमेंटेशन काम हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने डॉक्यूमेंट लगते हैं बहुत ज्यादा, एक ऐसा बनाओ कि जहाँ पे सारा ट्रेड रिलेटेड पेपर वर्क हो जाए, ताकि उससे एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो है, उसका काम, उसका टाइम कम हो जाए। एक्सपोर्ट क्लियरेंस की, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो क्लियरेंस चाहिए होती है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कर दो, ज़्यादा पेपर वर्क करना ना पड़े, ताकि एक्सपोर्ट बूस्ट हो। एंड दैट्स व्हाई मैंने देखा भी था, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना गवर्नमेंट का एक प्लान था, उसके लिए इसने ये स्कीम लॉन्च करी है। भारत ट्रेड नेट नाम का प्लेटफॉर्म बनाया। एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज़ भारत ट्रेड नेट? तो आप बोलोगे क्या? कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ें। अब प्लीज़ समझो नाफेड। नाफेड एग्जाम का मतलब, नाफेड का मतलब है कि नेशनल बैंक, ठीक है? ना नाफेड का मतलब है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाला बैंक है। मेरे पास इसके अलावा 4 और, इसको बोलते हैं क्या पता है? इसको बोलते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि मतलब कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्रेडिट का ट्रांसमिशन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास एक नाबार्ड है। नाबार्ड है ये हमारा। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नाबार्ड। अब नाबार्ड करता क्या है भाई? नाबार्ड क्या करता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में और रूरल में पैसा डालता है ये, ठीक है? उसके बाद एक हाउसिंग बैंक है, ये हाउसिंग सेक्टर को पैसा देता है। एक सिडबी है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पैसा देता है ना? मुद्रा स्कीम इसी के थ्रू आती है। उसके बाद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करता है। एक और इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, ये हमारा कौन-सा है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। मतलब नाफेड का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। मतलब क्या करेगा? कि जो भी इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? उनको लॉन्ग टर्म, भाई ऑब्वियसली जो भी इंफ्रा बनेगा लॉन्ग टर्म ही बनेगा। उसको पैसा दोगे तो पैसा थोड़ा बहुत थोड़ी है। 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50 40,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई क्यों लेगा तुमसे यार? लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है, एंड दैट्स आल्सो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करता है ये, ठीक है? बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। एग्ज़ाम में पूछ लेगा आपसे कि कौन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एएफआईज़, एग्ज़ाम्पल में दे देगा ये सारे, तो ये ध्यान रखना नाफेड भी है। आपको तो ये 4 दिखेगा, बट ये भी इट्स अ 5th एएफआई, ठीक है? समझ गया मेरी बात? 2021 में ही बनाया गया था, ज़्यादा पहले नहीं बनाया गया, इसलिए ध्यान रखना है इसको। अब समझो डायरेक्ट टैक्स प्रपोज़ल क्या है? सरकार ने बोला कि जिसकी भी इनकम 12 लाख तक है, उसको हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है? मान लो जिसकी इनकम एग्ज़ैक्ट, देखो हम लोग सीए नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? वो काम सीए को करने दो, टैक्स वाले को करने दो। सिंपल समझो कि एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे ये चीज़, फिर बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपकी इनकम एग्ज़ैक्ट 12 लाख है, तो आपको 75,000 का रिडक्शन जो है वो आपको टैक्स में करके दे देंगे, ठीक है? और आपकी इनकम अगर 12 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको क्या करेंगे वो लोग, डिडक्शन करने के बाद जो आपका नेट अमाउंट, मान लो 15 लाख रुपए की आपकी इनकम है, तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है कि उतने टाइम तक कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। जैसे 80,000 या 75,000 की लिमिट होता है। मान लो आपका इनकम कितना है, मान लो आपका 15 लाख रुपया है, तो 15 लाख आप साल में कमा रहे हो, तो इस 15 लाख में से मान लो कि आपका 75,000 पे तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है, ठीक है? तो आपको टैक्स लगेगा कितने में? 14.25 लाख पे लगेगा। अब इस पे मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा। अब मैं इसको देखूँगा इस ब्रैकेट के हिसाब से। कैसे? तुम देखो कि इस 14.5 लाख का, इस 14.5 लाख का अगर तुम 0 से लेके 4, इसको तोड़ दो इस तरीके से। पहले 0 से लेके 4 लाख तक तोड़ो। जब तक तुम 4 लाख तक गए हो, मेरे को 4 लाख से बढ़ते-बढ़ते 14.25 तक जाना है। 0 से 4 तक तुम्हारा 0 टैक्स है। फिर तुम्हारा 4 से 8 तक 5% का टैक्स है। तो तुम्हारा 4 से लेके 8 लाख तक का, अब तुम 8 लाख तक पहुँचोगे, ठीक है? तुमने 8 लाख माइनस किया तो कितना बचा? 14.25 में से 8 लाख माइनस कर दो। अरे बोलो यार, इसमें कितना बचा होगा? 4 लाख तक तुम गए, तो कितना बचा? तुम्हारा 10.25 लाख का आपका यहाँ पे बनेगा ये चीज़। इसमें और माइनस कर दोगे इतना, तो आपका कुछ 6.25 करके बनेगा। अब इस अमाउंट का वो परसेंटेज दिखा रहा है तुमको स्लैब में, समझे मेरी बात? ये आपको कैलकुलेट करने कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। एक कॉम्प्लेक्स आपको लग जाएगा, छोड़ दो इस चीज़ को, लेकिन समझ गए मोटा-मोटी बात? कि स्लैब इसलिए गिवन है कि आपका वो स्लैब वहाँ से डिसाइड हो जाए, ठीक है? अगर आपको कटते-कटते आपको रिवर्स चलना है, 0 से लेके चलना है। अब मान लो कि मैंने देख लिया 0 से यहाँ 0 था, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं 4 लाख से ऊपर बढ़ूँगा, तो कितना पैसा पे क टैक्स कटना है? तो 4 माइनस कर दो इसमें से। अब मेरा क्या है कि 10.25 का कितना परसेंट कटेगा? 5%। तो 5% मेरा इसका कटेगा। अब ये समझिए, इसलिए वो टैक्स स्लैब दिया हुआ है, ठीक है? वो इस ब्रैकेट में पड़ गया। मोटा-मोटा आइडिया लगा आपको? आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रुपया आता कहाँ से है सरकार के पास? सरकार पैसा कमाती कहाँ से है? सरकार का मेजर सोर्स है टैक्स, और सरकार खर्चे बहुत जगह करती है।
कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, मतलब जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। कुछ स्कीम ऐसी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, मतलब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिला के करती है स्कीम्स। सेक्टर schemes are completely sponsored by the state central government. These are by the combination of both state and center. 8% हमारा जो खर्चा है वो यहाँ जाता है एंड 16% यहाँ जाता है, ठीक है। 6% सब्सिडी में जाता है, 8% डिफेंस में जाता है। तो सरकार का सबसे बड़ा खर्चा सिंगल हैंडली कहाँ पर है? डिफेंस में है एंड देन सब्सिडी में है एंड सब्सिडी के बाद आपका यहाँ पे। उसके बाद देखो सबसे बड़ा खर्चा एक सिंग देखोगे इस तरीके से यहाँ पे, जो किसी काम का नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट। व्हाट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट? जो हमने पिछले साल में लोन लिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको? फिस्कल डेफिसिट। मान लो कि हमारे पास सरकार के पास कमाया ₹100, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और सरकार ने खर्चा कर दिया ₹120, तो कितना ज़्यादा खर्चा किया? ₹20। एक ₹20 क्योंकि 120 खर्च किया, 100 ही कमाया था, 20 एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। अब पैसा कहाँ से आएगा? वो किसी से लोन लेगी एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज़ अ फिस्कल डेफिसिट, हो गया ₹20 का एंड दैट इज़ व्हाट उसको फिल कैसे करेंगे? बाय टेकिंग लोन। अब उस लोन को चुकाना भी तो है, ये वही उस लोन को चुकाने का लोन पे इंटरेस्ट भी तो लग रहा है, ये उसका इंटरेस्ट है। तो 20% सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में लगता है हमको, समझ रहे हो ये चीज़? 4% पेंशन देने पे लगता है हमको और 22% जो जो हमारा स्टेट को देना होता है, टैक्स का शेयर वो देना होता है एंड इस तरह के सरकार के पैसे जा रहे हैं, समझ गए? अब समझो कि सरकार का पैसा आ कहाँ सबसे ज़्यादा रहा है। एक-एक कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो प्राइवेट कंपनी जो टैक्स दे रही है, ठीक है? एक है इनकम टैक्स, क्या मैं बोल सकता हूँ ये डायरेक्ट टैक्स है? येस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स आर डायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस क्या है दोनों में? कि इट इज़ अ कॉर्पोरेट टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स व्हिच इज़ पेड बाय द कॉर्पोरेट्स, बाय द कंपनीज़ टू द गवर्नमेंट। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स व्हिच इज़ पेड बाय द इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली पे करते हैं। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है आपका जीएसटी एंड अदर्स। जीएसटी जो टैक्स तुम देखोगे, सब इनडायरेक्ट टैक्स है ये सारे, बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप मैगी खाते हो, मैगी पे टैक्स लगता है। आप क्या सीधा भरने जाते हो? नहीं। इनडायरेक्टली आपको ऐसा आपको पता नहीं चल रहा, आप तक टैक्स चला जा रहा है। दैट्स व्हाई इट विल हैपन लाइक दैट, ठीक है? चलो, एक बात ध्यान रखना एग्ज़ाम के लिए कि जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे क्या होता है कि जो बर्डन होता है ना, वो एंड कंज्यूमर पे होता है। जैसे लास्ट में आपने मैगी बना के जो खाया पेट में, लास्ट आपने जीएसटी पे किया है। बर्डन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है जीएसटी का, ठीक है? बाकी कस्टम से आया कुछ पैसा नॉन टैक्स रिसीट से आया, कुछ पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आया, ठीक है? मतलब कि रिसीट्स का मतलब सिंपल भाषा में समझो कि रेवेन्यू। मैं पढ़ा दूँगा आपको। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक लेक्चर ले लूँगा मैं, जिसमें सारा स्टैटिक पढ़ा दूँगा। रिसीट्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका क्या बोलते हैं डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इफ यू वांट दैट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं बता दूँगा वीडियो उसके ऊपर, ठीक है? बट यू हैव टू टेल मी, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो चीज़। बहुत लोगों को आता है वो यार। और अगर आपको एकदम पढ़ना है अभी अर्जेंटली, तो आप यूट्यूब पे वीडियो है, मेरे प्लेलिस्ट होगा इकोनॉमी का, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है? चलो फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बाकी हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग से, ये जो बोरोइंग हमने लोन लिया ना, ये भी हमारे पास पैसा आया, आया ना पैसा? बोरोइंग मतलब जो लोन हमने किसी से लिया और इसी लोन पे हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, इसी लोन पे पे कर रहे हैं, समझे? ये मोटा-मोटा आइडिया ले लिया हमने। रिसीट का मतलब होता है कमाई, सरकार की कमाई जो कि सरकार के पास आ रही है। एक रेवेन्यू रिसीट होता है, एक कैपिटल रिसीट होता है। पढ़ा दूँगा मैं, बेसिक आइडिया ले लो सिर्फ। रेवेन्यू का मतलब ऐसे रिसीट्स जो कि सरकार पे ना कोई एसेट क्रिएट करे, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट करे, मतलब कि सिर्फ आए और जाए। कैपिटल रिसीट वो होते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसे तो आ गए, बट तुम्हारे पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। मतलब जैसे मान लो कि मैंने किसी से बोरो कर लिया पैसा, यार पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन सर पे बोझा तो है कि उसको लौटाना है पैसा, लायबिलिटी तो बन गई। तो दिस इज़ भाई यू वांट बट एट व्हाट कॉस्ट, ये वो वाली बात हो जाती है, ठीक है? तो कैपिटल रिसीट्स आर द बैड रिसीट्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बैड रिसीट्स। ये आपका कमाई तो है, बट बहुत गंदे कमाई है भाई, आपको लौटाना ही है, आपका है भी नहीं वैसे। ऊपर से इंटरेस्ट दे रहे हो वो लोग, 20% इंटरेस्ट दे रहे हो आप, तो फालतू कमाई है ये। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो होता है, जैसे आपने सैलरी पे किसी को दिया या किसी को आपने वेज दी, कुछ भी दिया, सैलरी दिया, पेंशन वगैरह जो भी दिया। ये वो खर्चे हैं जिस सरकार का ना कोई एसेट क्रिएट हो, ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसपे। अगर मान लो कि सरकार ने खर्चा भी किया और रोड ही नहीं बना पाई, मान लो सरकार ने रोड पे खर्चा किया, एक पेंशन पे खर्चा किया, एक सब्सिडी पे खर्चा किया, एक सैलरी पे खर्चा किया। जो सरकार ने रोड पे खर्चा किया वो रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे चीज़ें जो सरकार के एसेट को बढ़ा ऐसा खर्चा जो सरकार के एसेट को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? और सैलरी पे खर्चा किया तो आपने कुछ इफेक्ट ही नहीं डाला, दिस इज़ अ बैड एक्सपेंडिचर। खर्चा भी कर दिया, कुछ क्रिएट भी नहीं हुआ, ये बैड एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब जो तुम्हारा रेवेन्यू रिसीट जो आपका कैपिटल रिसीट था, कैपिटल रिसीट्स आर द बैड रिसीट्स एंड खर्चा कौन-सा बुरा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा। उल्टा कर लेना है इसको, ठीक है? डिटेल में पढ़ा दूँगा बाद में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ये ट्रेंड्स है हमारे फिस्कल डेफिसिट का। देखो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट,
प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है? ये मैं बता दूँगा आपको बाद में, अभी समझाने का चीज़ नहीं है, थोड़ा-सा अच्छे से बताना होता है चीज़ों को। फिर भी देख लो एक आइडिया कि सरकार का जो जनरल सब मिला के कितना कमाया, कितना खर्चा किया, उसके बीच का जो गैप हो जाता है दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। कितना आपको कम पड़ रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू का खर्चा है। मतलब कि आपने जो रेवेन्यू में समझ रहा है मतलब? ऐसा जो एसेट लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं डालता है। उस कैटेगरी का खर्चा, उस कैटेगरी की कमाई, दोनों में जो डिफरेंस है, वो ये वाला चीज़, ठीक है? इफेक्टिव आरडी का मतलब होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये अभी समझेगा नहीं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो समझा दूँगा आपको। एक चीज़ बस देख लो, ये ट्रेंड में तुमको क्या दिख रहा है? ये 2021-22 का है और ये तुम्हारा 2023-24 का है, ठीक है? येलो वाला। ये फिस्कल डेफिसिट तुम्हारा कम हुआ है कुछ, वैसे ट्रेंड देखना, इट हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है? ये एक्चुअल में रिड्यूस हुआ है तो एग्ज़ाम में बोल दिया अगर कि इस साल कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये ट्रेंड पेपर से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये कम हुआ है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? इन जनरल सभी कम हुआ है, देखो सभी कम हुआ है, ठीक है? 2021-22 में ज़्यादा क्यों था? ज़्यादा क्यों दिख रहा है यहाँ पे? कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? कोविड, कोविड के बाद का ईयर है ये, ठीक है? वहाँ खर्चे बढ़ गए थे ना हमारे। अब देखो सबसे ज़्यादा खर्चा हम लोग डिफेंस पे कर रहे हैं, देखा भी था हमने। उसके बाद सब्सिडी वगैरह पे कर रहे हैं। तो देखो 4,91,000 करोड़ रुपए हम लोग खर्चा कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर। ये सब रटना नहीं है आपको एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ़ एक आइडिया ले लो आप, ठीक है? क्या डिफेंस पे डाल रहे हैं, इतना ध्यान रखो। रूरल डेवलपमेंट पे, ये सब एक बार देख लो बस, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की प्लीज़ डोंट रेक्टिफाई दिस। ये तुम्हारी समरी दे दिया और पढ़ाई दिया मैंने, समरी है उसकी। अब तो मैंने तो अब बता दिया आपको कि क्या करना है, क्या-क्या हुआ है। लेट मी टेल यू क्या नहीं करना है आप बजट में, ठीक है? क्या नहीं करना है। पहली चीज़, एक चीज़ और देख लो ये वाला, इनकम टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख तक, बता दिया मैंने, ठीक है? ज्ञान भारतम मिशन कुछ नहीं है, पूछ लेगा क्या है? तो हमारे कंज़र्वेशन को ना हम क्या कर रहे हैं, उसको हेरिटेज को प्रिज़र्व कर रहे हैं। हम जितना मैन्युस्क्रिप्ट है ना हमारा लिखा हुआ, उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बस वही चीज़ है। भारत ट्रेड में बता दिया मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हम एक वन स्टॉप क्लीयरेंस बना रहे हैं कि ऐसा ये नेटवर्क है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे एक ही बार में सारा क्लीयरेंस हो जाए, ठीक है? एफडीआई लिमिट की बात मैं करूँ, तो ध्यान से देना एक चीज़ एग्ज़ाम के लिए कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 100% कर दिया गया है कि अब जो फॉरेन से पैसा आ सकता है, 100% पैसा आप ले सकते हो एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट मूव, ध्यान रखना। नाफिड तो बता ही दिया आपको मैंने, समझ गए इस चीज़ों को? ध्यान रखोगे? चलो, ये बस एग्ज़ाम के लिए आपको रटना क्या है, समझना क्या है, एकदम दिमाग में एकदम रहना ही रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल मत भूलना। जल जीवन मिशन, अच्छा क्या है पूछ लेगा, क्या है बस वो ध्यान रखना। जीन बैंक वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ान का पता करना क्या है पूछ लेगा, उड़ान स्कीम एक वर्ड में तो मुँह बना लोगे। स्वामी फंड पूछ लेगा क्या है, जस्ट नो व्हाट इट इज़, उससे ज़्यादा कुछ ध्यान मत रखना। जस्ट नो व्हाट इट इज़, ठीक है? और ये फर्स्ट वाला जीन बैंक ध्यान रखना, ठीक? आगे बढ़े। इनकम टैक्स बस एक ध्यान रखना है एज़ अ फैक्ट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई कैलकुलेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा आपसे, कभी नहीं पूछेगा, पूछा नहीं आज तक। मैं कैसे बता रहा हूँ पीवाईक्यू को देख के। पिछले 1995 ऑनवर्ड्स का पीवाईक्यू मैंने अंदर डाल लिया है उसको, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना। एफडीआई की लिमिट कितनी है? 100% कर दी किस सेक्टर में? इंश्योरेंस सेक्टर में। और नाफेड तो 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बाकी के 4 जो हैं वो ध्यान रखा, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी। ये भारत ट्रेडिंग किस चीज़ के लिए है? एक्सपोर्ट क्लीयरेंस का पोर्टल है, ध्यान रखना बस इतना देखना बस मोटा-मोटा, ठीक है? ये ज्ञान भारत मिशन किस चीज़ के लिए? हमारे मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिज़र्व करने का ये चीज़ है। बस इतना ध्यान रखना है अपने को। और ये 4 सेक्टर है, फोकस है, कभी नहीं पूछेगा, कॉमन सेंस है, पूछेगा ये सब फालतू बात। मेंस में कोट कर सकते हो बस, वही है फ़ायदा। ये ध्यान रखना है, ये कांसेप्ट जो बताया था मैंने आपको। और बाकी ये जितना भी मैंने आपको दिया है, बॉक्सेस जितने भी मैंने आपको दिए हैं, इसका हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए क्लियर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैंने तो इससे क्राफ्ट किया है, ठीक बनाया है। बाकी सब कुछ नहीं, कुछ डेटा-वेटा कुछ नहीं। ये सब कुछ एक भी याद मत करना। ये कुछ नहीं सिर्फ़ ट्रेंड देखना, घटा है और एक इसका सारा स्टैटिक टर्म पूछ सकता है एग्ज़ाम में, वो तो हर साल ही आता है। बाकी कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है? ये सब हो गया आपके पास। हाँ, लेकिन ये जो समरी मैंने दी है आपको स्टैटिक वाला पार्ट, इसको एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट शुड मेक सेंस टू यू, ठीक है? चलिए फिर, मेरे बजट का यहाँ पे ओवर हुआ। इससे ज़्यादा तुम करोगे बजट के लिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट मेंस के लिए तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। लोग बोलेंगे आगे क्या पता है आपको? कि तुम ओरिजिनल बजट पढ़ो। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या है, अगर आपके लिए किसी इंसान ने रात भर जग के पेन किलर खा के आपके लिए अगर काम कर दिया है, तो आप मेहनत दोबारा क्यों करोगे उस चीज़ पे? प्री में तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन्स आने हाँ, मेंस के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन मेंस के लिए आपके पास टाइम आपको लगता है तो पढ़ सकते हो। बट प्रीलिम्स के लिए दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। जिसको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जितना कराया इसको कर लो, इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते और आते हैं तो फिर सारे कन्फ्यूज़ होंगे।
ठीक है? ना के बराबर चांसेस है क्वेश्चन से बाहर आएँगे। ओके? सो आई विल टेल यू इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा और बहुत ही थॉरली बनाया है हमने। इसके आगे लगेगा कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के उसमें डाल दूँगा। ठीक है? चलिए विद दिस आई विल टेक यू लीव। डू दिस एंड हैव अ गुड डे। बाय-बाय। अच्छे से तैयारी करो प्रीलिम्स की, बहुत ही पास है एग्ज़ाम हमारा, ठीक है? और इस पे मैं बजट का जो भी वीडियो सीरीज़ में बनाऊँगा, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास। जैसे एक मेरा है बीटी कॉटन, सारा बता दूँ कॉटन के बारे में। एक हाई एल्बिडोसाइड सीड्स के बारे में बता दूँगा। एक वीडियो बना दूँगा मखाना के ऊपर। ये सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वीडियो बन सकता है बड़ा, मैं एक-एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर, ठीक है? चलिए, विद दिस आई विल टेक यू लीव। ये डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए, तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड हो जाएगा या फिर वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके? चलिए, बाय-बाय, टेक केयर।